नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है कल हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी। चैप्टर का नाम है कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। आप सभी को पता है इसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। गाइज, रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन आपसे पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। इस चैप्टर से पहले मैं आपको 6 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका, जिनमें कौन कौन से चैप्टर है। एक है ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। ये बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है, आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा उठा करके देख लीजिए, यहां से एक न एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा विटामिन वाला चैप्टर, तो विटामिन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों अच्छे टॉपिक है, अच्छे चैप्टर है, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं दोनों चैप्टरों को क्लियर करवाया है। उसके बाद में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया है, पाचन तंत्र वाला चैप्टर। इसके अलावा मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया है। और इसके अलावा कौन सा चैप्टर पढ़ाया है? इसके अलावा एक चैप्टर और पढ़ाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, विटामिन और ह्यूमन डिसीज। एक चैप्टर और पढ़ाया है भैया, मुझे कंफर्म याद नहीं है कौन सा चैप्टर पढ़ाया है, क्योंकि काम बहुत सारा रहता है, लगातार क्लासेस चलती रहती है, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। 5 चैप्टर तो ये कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने, वैसे तो 6 करवा दिए हैं। हाँ, एक सेल वाला चैप्टर करवाया है ना भाई, आ गया याद। एक कोशिका वाला चैप्टर करवा दिया है, यानी कि ये 6 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। यहां से रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरआरबी जेई में, एएलपी टेक्नीशियन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको भैया करवाए हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच है, जिसकी शुरुआत हमने 1 फरवरी से की थी, उस बैच में भैया मैंने आपको ये सभी चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं। तो जाकर देख लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कंकाल तंत्र की आपने पहली वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर लेना, क्योंकि पहली वाली क्लास से ना जाने आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर की जो मेन जड़ है, ये मुख्य रूप से ये 2 ही पार्ट है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, यानी कि एक क्लास 1 और एक क्लास 2। अगर ये दोनों क्लास आपने बहुत अच्छे से देख ली तो भैया ये समझ लेना कि भैया कंकाल तंत्र वाला चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो इन 2 क्लासों से आने की संभावना है, और बाकी के 20% जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो आगे आने वाली क्लासों से आने की संभावना है। इसलिए शुरुआत की 2 क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान से और अच्छे से पढ़ लेना भैया। इतनी बात क्लियर है। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। फिर अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। याद रहे, बिल्कुल आसान भाषा में, कल की तरह एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि कल की क्लास तक हम 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका मतलब समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बाहरी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं किसके निर्माण को दर्शाती है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के निर्माण को, ऑप्शन नंबर बी है पाइरुवेट के संचय को, ऑप्शन नंबर सी है एथेनॉल के संश्लेषण को,
और ऑप्शन नंबर डी है जल की हानि को। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 11/10/2022 को पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं पता है तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से सिर्फ ये क्वेश्चन ही हल नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हल होने वाले हैं। आज इस क्लास में आप बहुत सारे क्वेश्चन सीखने वाले हैं। देखिए भैया, क्या आपने नाम सुना है रेस्पिरेशन का? रेस्पिरेशन, श्वसन का। कोई बताएगा मुझे एक्चुअली में श्वसन है क्या, रेस्पिरेशन है क्या? देखिए भैया, श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। क्या भैया? ऊर्जा का निर्माण करना। भाई श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। ध्यान से समझिए, रेस्पिरेशन होता है क्या है, श्वसन होता है क्या है। हम श्वास लेते हैं, तो जब श्वास लेते हो तो आप क्या लेते हो? जो बाहर वातावरण में जो हवा है वो, यानी कि वायु आपने ली भैया। और इस वायु में क्या क्या होता है? तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है इस वायु में, जिसमें नाइट्रोजन होता है भैया 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% और अदर गैसें होती है। तो ये सारी चीजें होती है भैया वायु में, जो हमारे बाहरी वातावरण में है। अब आपने भैया इस वायु को सबसे पहले नाक की सहायता से आपके शरीर में पहुंची है वायु, नाक से होती हुई विंड पाइप के पास जाएगी, जिसे वायु नली कहा जाता है, ट्रेकिया भी कहा जाता है। और इस विंड पाइप से कहाँ जाती है भैया? आपके लंग्स के पास जाती है, आपके फेफड़ों के पास, आपके फेफड़ों के पास जाती है भैया। ठीक है, ये आपके लंग्स हो गए, तो आपके फेफड़ों के पास गई है वह। ठीक है, आपके लंग्स में क्या होता है? आपके लंग्स में होता है भैया ब्लड। अब आपके फेफड़ों तक ये जितनी भी गैसों का मिश्रण है ये सभी ही जाता है, लेकिन आपके लंग्स में ये जो ब्लड है ये सिर्फ ऑक्सीजन को उठाता है। किसको? ऑक्सीजन को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। और कहाँ लेकर के जाता है? तो ये लेकर के जाता है भैया सेल में, यानी कि आपके शरीर की कोशिकाओं के पास लेकर के जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, आप सभी को पता है। तो शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के पास ब्लड इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस ऑक्सीजन का क्या उद्देश्य है, भाई इस ऑक्सीजन का हमारी कोशिकाओं के पास काम क्या है? भैया भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो होता है C6H12O6, जिसे आप ग्लूकोज कहते हो। तो इस ग्लूकोज को, ये जो ऑक्सीजन आई है ब्लड की सहायता से आपकी कोशिकाओं के पास, तो इस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और यहाँ से निर्माण किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और ऊर्जा का। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। और इस एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस एटीपी को हमारे शरीर के सेल यानी कि कोशिका, टिश्यू यानी कि ऊतक, ऑर्गन्स यानी कि अंग, ये सभी ग्रहण करते रहते हैं लगातार। आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता रहता है, ये ग्रहण करते रहते हैं ऊर्जा को और ये लगातार अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में काम करने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता आती है। तो ओवरऑल मैंने आपको शुरुआत में बताया कि रेस्पिरेशन, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। अगर आपने ध्यान से देखा तो हमने जो श्वास लिया उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण आया, नाक से होता हुआ, ट्रेकिया से होता हुआ ये वायु आपके फेफड़ों तक पहुंची। फेफड़ों में ब्लड है, ब्लड ने सिर्फ ऑक्सीजन गैस को उठाई और कोशिकाओं के पास ले गई। कोशिकाओं में सिर्फ ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा और ऊर्जा का निर्माण किया। और इस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ने ग्रहण किया और वो अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी आती है और हम अपना कार्य करते रहते हैं।
इतनी बात क्लियर है। तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। अब आप सोच रहे होंगे कि आप जो बता रहे हो इस चीज से आसपास तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं है भैया, है, और बहुत अच्छे से। अब ध्यान से समझना, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, ये सारी प्रक्रिया रेस्पिरेशन ही कहलाती है भैया, श्वसन ही कहलाती है भाई। और इनहेल यानी कि जो वायु है उसको इनहेल करने से लेकर के ऊर्जा के निर्माण तक की जो सारी प्रोसेस है, सारी जो प्रक्रिया है वो श्वसन है। इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, अब ध्यान से समझना। अब ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ध्यान से समझना, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अवायवीय श्वसन। जो चीजें सिखा रहा हूं, अगर आप इस चीजों को सीख लेते हो तो भैया आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या कहा? श्वसन 2 प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। हिंदी में कहा जाता है वायवीय श्वसन, और इसे हिंदी में कहा जाता है अवायवीय श्वसन। इस वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। और इस श्वसन को कहा जाता है अनोक्सी श्वसन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऑक्सी श्वसन क्या होता है या फिर अनोक्सी श्वसन क्या होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। मेरी चीज़ों को ध्यान से समझना, एक एक लाइन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। और कल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल की क्लास। ये समझ लीजिए 80% जो क्वेश्चन आएंगे वो कल की क्लास से और आज की क्लास से ही आएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन होता है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? 11/10/2022 को पूछा गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11/10/2022। देखिए भैया, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है? ऐसा श्वसन, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अभी अभी मैंने पिछले ही स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है। नहीं दिख रहा है आपको? इधर लिख देता हूं, लिख लेना, कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी की फुल फॉर्म होती है भैया। इतनी बात क्लियर है। और अवायवीय श्वसन क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन होता है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ये C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो सिंपली 2 चीजें आपको याद रखनी है। वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अवायवीय श्वसन अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है, ऐसा श्वसन है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसका उत्पाद क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। यहाँ पर इथेनॉल, शराब का निर्माण होता है। यहाँ पर ग्लूकोज जब टूटता है, पहली बात तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं टूटता, तो बात आती है इसे तोड़ने का काम कौन करता है? तो ये उत्प्रेरक की सहायता से तोड़ा जाता है।
या फिर एंजाइमों की सहायता से तोड़ा जाता है। और यहाँ पर शराब बनती है, साथ ही साथ में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। शराब और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और साथ ही साथ में आप कह सकते हो कि भैया एटीपी भी बनती है। क्या बनती है? एटीपी भी बनती है, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन एटीपी बनती है ना, अब यहाँ पर मान लीजिए ग्लूकोज टूटा है, तो एक ग्लूकोज टूटने पर 38 एटीपी का निर्माण होगा। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज जब टूटेगा ना, तो भैया 2 एटीपी का निर्माण होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण रूप से दहन होता है, यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण रूप से दहन नहीं होता। तो यहाँ पर किस किस का निर्माण हो रहा है? शराब का निर्माण हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेस्पिरेशन के तहत शराब का निर्माण होता है? तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन के तहत शराब का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया के तहत होता है? तो किण्वन की प्रक्रिया के तहत होता है। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। अब बात आता है कि भैया जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारे शरीर में होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये भैया बैक्टीरियाओं में होता है, कवक में होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है। जब शराब का निर्माण किया जाता है तो भैया वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन के तहत ही किया जाता है, अवायवीय श्वसन के तहत ही किया जाता है। तो मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है? आपको ये चीज याद रखनी है कि लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण होता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में होता है। यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जब जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस जगह पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी अभी जो मैंने बात बोली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, एक मिनट, जब जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तब तक भैया लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। यानी कि जब जब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है, जब जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आई बात समझ में मैंने आपसे क्या कहा? हाँ, हो सकता है कि पहले वाले वर्डों में इनमें कुछ डिफरेंस हो, लेकिन छोटा मोटा आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो मतलब आपको समझ में आ गया। दोबारा से बता देता हूं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में यानी कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस टाइम पर भैया लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो समझिए। तो इन्हें मैं मिटा देता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट यानी कि जगह पूछे तो भैया साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर आपको साइट पूछे, जगह पूछे तो भैया साइटोप्लाज्म है। ये दो चीजें आपको बतानी है। इतनी कहानी समझ में आ गई? अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो इस क्वेश्चन का आंसर अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा। नहीं आया है तो अब मैं आपको बता देता हूं। ये सारी चीजें आपको बताना जरूरी है। क्यों बताना जरूरी है? इस वजह से बताना जरूरी है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता तो आपके ऊपर होके जाती, आपके बातें जो है वो ऊपर होके जाती। अब देखिए होता क्या है, जब हम दौड़ लगाते हैं, है कि नहीं है, या फिर अत्यधिक परिश्रम कर लेते हैं या फिर शारीरिक व्यायाम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो उस समय हमें थकान महसूस होती है। उस समय में थकान महसूस होती है। होता क्या है कि हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो मांसपेशियां होती है, उन मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। क्योंकि अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो आपको लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा आती कहां से है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। C6H12O6 ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, जल
और एटीपी यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा, तभी तो ऊर्जा बनेगी। लेकिन अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, लगातार दौड़ लगा रहे हैं या फिर लगातार कोई शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। अब आपको प्रॉपर रूप से जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो भैया लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा हमारी मांसपेशियों में। किसका निर्माण होगा, इस लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। और लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3। C3H6O3 ये लैक्टिक अम्ल होता है भैया। तो ये लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण आपको क्रैम्प्स आता है। ऐंठन एक रोग होता है मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, जिसके कारण आपको दर्द महसूस होता है, अब अगर आपने सारी कहानी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारी व्यायाम के दौरान, यानी कि अगर आपने भारी व्यायाम किया है तो ऊर्जा की मांग अधिक होती है, मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। अरे भाई, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर आगे कह रहा है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं किसके निर्माण को दर्शाती है, यानी कि जब आपके शरीर में, जब आपकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस समय किसके निर्माण को दर्शाती है आपकी मांसपेशियों की कोशिकाएं, तो भाई लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती है। यही चीज मैंने आपको बताई है। अब बात आ गई आपको समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको 15-20 मिनट में सिखाया है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अभी आगे आने वाले बस 10-15-20 मिनट में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपसे अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीका से पूछे गए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 400 मीटर की दौड़ के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सटीक कारण हो सकता है। यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 29/8/2022 को। जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन भी आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 11/10/2022 को। पिछला क्वेश्चन 11/10/2022 को पूछा गया था ग्रुप डी में, और ये क्वेश्चन आपको 29/8/2022 को पूछा गया है। भैया यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई है इस कॉन्सेप्ट में कि अगर हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। अब आपको ऑप्शन में यही ढूंढना है, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का इथेनॉल में परिवर्तन। यहाँ पर ग्लूकोज आ रहा है तो ग्लूकोज में तो परिवर्तन होगा ही नहीं भैया, क्योंकि हमारी मांसपेशियों में जो ऐंठन आती है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण आती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो एक ही ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल है भैया, तो यही आंसर करके आ जाना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब आपको क्वेश्चन ये सारे के सारे ही आसान लगने लग जाएंगे, और ये क्वेश्चन में मेरी मन मर्जी से बना के नहीं आया भैया, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम वही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, और अभी लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको भैया। और मैंने सारे के सारे ही चैप्टरों में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में करवाए हैं भाई, तो जा करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ओके भैया,
देखिए भैया, अब तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आंसर देते जाइए। निम्न में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्रैम्प उत्पन्न हो सकता है या हो सकती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की अधिकता के कारण, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 15/9/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑक्सीजन की कमी के कारण। पिछले क्वेश्चन में ही समझा के आया हूं, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 15/9/2022 को। मैं कह रहा हूं ये कंकाल तंत्र की शुरुआत की जो 2 क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो लगभग 70 से 80% आपका काम हो गया। ये समझ लीजिए कि कंकाल तंत्र वाले चैप्टर से 70 से 80% क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। और तो कुछ नहीं है, हड्डियों से क्वेश्चन है भैया, जो आगे आपको कराते जाएंगे। एक एक दिन में 10-10, 15-15 क्वेश्चन करवाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कठोर शारीरिक श्रम के बाद हुई पैरों की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए गर्म मीठा दूध या चाय पीना, ऑप्शन नंबर बी है आइस पैक को पैरों में रगड़ना, ऑप्शन नंबर सी है गर्म पैड से हल्की मालिश करना, ऑप्शन नंबर डी है दर्द निवारक मरहम लगाना। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 14/9/2022 को। बताइए भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। गर्म मीठा दूध या चाय पीना, इससे राहत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आइस पैक को पैरों में रगड़ना, ये भी नहीं है। हाँ, अगर आप गर्म पैड से हल्की मालिश करते हो तो भैया आपको ऐंठन से राहत जरूर मिल सकती है, ना ही दर्द निवारक मरहम लगाना। ठीक है, तो सबसे सटीक जो उपाय है वो ये है ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 14/9/2022 को, और यही आपको आंसर करके आना है। ये चीजें कुछ सीखने की है, कुछ चीज रटने की है, तो सीखना होगा, रटना होगा। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है। चलिए आगे क्वेश्चनों की ओर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने? ओके, बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हमारी पेशियों में किस अमल के कारण पीड़ा होती है? किस अमल के कारण पीड़ा होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अमल, ऑप्शन नंबर बी है सल्फ्यूरिक अमल, ऑप्शन नंबर सी है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अमल, ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक अमल। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 14/12/2014 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक्टिक अमल। आपकी मांसपेशियों में ऐंठन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही भैया ऐंठन यानी कि क्रैम्प बीमारी होती है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में 14/12/2014 को पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मांसपेशियों में थकान किसके संचय की वजह से होती है? किसके संचय की वजह से होती है? अरे भैया, आपकी मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है जिसके कारण आपको थकान महसूस होती है? तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है आपकी मांसपेशियों में तो ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये लैक्टिक अम्ल आपकी मांसपेशियों में जमा हो जाता है जिसके कारण आपको थकान महसूस होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है लैक्टिक अम्ल। आरआरबी जेईई में 2019 में पूछा गया है 2/6/2019 को। इतनी बात क्लियर है? ओके, आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो भैया जाकर के देख लेना, भाई जाकर के देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भविष्य में अगर क्वेश्चन आएंगे कंकाल तंत्र वाले चैप्टर से तो इन 2 क्लासों से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से लगातार मैंने 6 चैप्टर करवा दिए हैं। जो चैप्टर आपका बचा हुआ है बहुत जल्दी आपके एग्जाम के पहले मैं सारा सिलेबस करवा दूंगा। सारे चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्दी करवाने वाला हूं, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ये सारी क्लासेज जो आपको मिलेगी वो जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच नाम से एक बैच है,
1 फरवरी से हमने स्टार्ट किया था, उसमें आपको मिलेगी, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। ओके भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।